प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर सेकंड मानवाधिकार हनन के विरुद्ध प्रयत्न पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जहां मानवाधिकार के विरुद्ध कुछ विस्तृत चर्चाएं की थी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कहेंगे कि वे महत्वपूर्ण कौन कौन से कारक हैं जिनके आधार पर मानवाधिकार के हनन को रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयत्नों से आज विभिन्न देशों में मानवाधिकार उल्लंघन को एक अपराधी व्यवहार बनाने के लिए आज व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद समताकारी व्यवस्था स्थापित करने एवं धर्म, जाति, लिंग पर आधारित सभी तरह के विभेद समाप्त करने हेतु विशेष कानून लागू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त समाज में कमजोर वर्गों के आरक्षण के द्वारा विशेष सुविधाएं देने के लिए भी व्यापक प्रयत्न किए गए हैं। सन 1993 में मानवाधिकारों के द्वितीय विश्व अधिवेशन के द्वारा मानव अधिकारों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। वह सन 2006 में मानव अधिकार संशोधन अधिनियम लागू किया। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि सन 2006 में मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम की लागू किया गया, जिसके अंतर्गत सामान्यतः कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। प्रथम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इस आयोग का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार 2006 के अंतर्गत उन शक्तियों पर कुछ विस्तृत चर्चाएं की गई हैं जिनकी स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है एवं इनके सदस्यों की संख्या 10 होती है तथा इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है एवं सदस्यों की आयु 70 वर्ष होती है। मानवाधिकार से प्रभावित व्यक्ति जब कोई शिकायत करता है तो आयोग उस पर जन सुनवाई करने का अधिकार देता है। इस आयोग को दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या समूह को दंडित करने का अधिकार नहीं है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत सामान्यतः दीवानी एवं फौजदारी सुनवाई के अधिकार भी पाए जाते हैं। दूसरी ओर हम राज्य मानवाधिकार आयोग, अर्थात प्रत्येक समाज में भी मानवाधिकारों की नियुक्ति उस प्रदेश के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है। इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। अर्थात राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकाल की अवधि भी 5 वर्ष ही देखी जा सकती है। तीसरा हम मानवाधिकार न्यायालय। मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित सभी शिकायतों की सुनवाई जिला न्यायालय के अंतर्गत एक मानवाधिकार न्यायालय द्वारा की जाती है। अर्थात पीड़ित व्यक्ति के पक्ष को रखने के लिए
एक पब्लिक प्राइवेसी कंप्यूटर को नियुक्त किया जाता है जो सभी पक्षों की सुनवाई करता है। जहां एक और हमने राज्य मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ साथ अन्य कुछ प्रावधान भी हैं जिन पर कुछ विस्तृत चर्चा करें। कानून में यह प्रावधान है कि मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित किसी भी मामले पर 1 वर्ष के बाद शिकायत होने पर कोई सुनवाई नहीं की जा सकती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मानवाधिकार के अंतर्गत यदि कोई मामला 1 वर्ष के बाद जाता है तो उस पर सुनवाई का अधिकार मानवाधिकार आयोग को नहीं है। जहां एक और हमने मानवाधिकार के राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार या मानवाधिकार न्यायालय आदि पर कुछ विस्तृत चर्चाएं की है, उसके आधार पर हम यह कहें कि एक और महत्वपूर्ण कानून वह है सामाजिक समानता संबंधी कानून। भारत में जातिगत तथा लैंगिक असमानता को दूर करके सभी को समानता का अधिकार देने के लिए प्रयत्न किया जाता है। अस्पृश्यता, विवाह और उत्तराधिकार से संबंधित विभिन्न कानून मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत लागू हैं। 2005 में घरेलू हिंसा कानून अस्पृश्यता से संबंधित अपराधों में पुलिस को सीधे मामले का संज्ञान लेकर तेजी से कार्य करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही समाज के अंतर्गत दहेज निरोधक अधिनियम को पहले से कठोर बना दिया गया है। वह पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन अधिनियम में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अर्थात जहां एक और मानवीय अधिकार के राष्ट्रीय मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार के साथ साथ सामाजिक समानता संबंधी कानून भी मानवाधिकार आयोग की श्रेणी के अंतर्गत माने जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत सामान्यतः जातिगत अस्पृश्यता, लैंगिक असमानता व दहेज निरोधक अधिनियम व पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन अधिनियम आदि के अधिकार भी मानवाधिकार की श्रेणी के अंतर्गत माने जा सकते हैं। इसके साथ ही कहें कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, अर्थात अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु भी विभिन्न प्रकार के अधिकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत माने जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 16, 25, 29 व 38 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति व धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। सन 1993 में अल्पसंख्यकों के लिए नए राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की गई, जिसका संबंध सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न परिस्थितियों का समाधान करना था। अल्पसंख्यकों की आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त विभाग की स्थापना सन 1994 के अंतर्गत की गई है। जहाँ एक और समाज के अंतर्गत सामाजिक समानता संबंधी कानून मानवाधिकार आयोग द्वारा लागू किया गया है, ठीक उसी प्रकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु भी विभिन्न प्रकार के कानून, हनन को रोकने हेतु विभिन्न कानून पारित किए गए हैं। चौथा हम कहें कि वृद्धजनों की सुरक्षा, अर्थात मानवाधिकार मानवाधिकार का एक प्रमुख विषय समाज में 60 वर्ष से अधिक के वृद्धों
कि वृद्धों को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सुरक्षा देना है। इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 1999 में वृद्ध लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। वह सन 1999 में ही वृद्ध लोगों के लिए एक समन्वित कार्यक्रम लागू किया गया, जिसके अंतर्गत गैर संगठित संस्थाओं अर्थात विभिन्न प्रकार के एनजीओ के माध्यम से निराश्रित वृद्धों के लिए वृद्धावस्था गृह अर्थात ओल्ड एज होम की स्थापनाएं की गई हैं। वृद्ध लोगों को आयकर, रेल किराया, चिकित्सा सुविधाओं में विशेष छूट देने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त निराश्रित व गरीब वृद्धों के लिए वृद्ध पेंशन व्यवस्था भी आरंभ की गई है। वह सन 1999 में वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति घोषित की गई थी, जिसका उद्देश्य भी परिवार में वृद्ध लोगों के लिए आरक्षण प्रदान करना था एवं बुजुर्गों में आत्मनिर्भर बनाने की जागरूकता पैदा करने का प्रयत्न भी इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। मानवाधिकार हनन के विरुद्ध सामान्यतः जहां एक और वृद्धों के कानून संबंधी कुछ विस्तृत चर्चाएं की गई हैं, इसी प्रकार समाज में विकलांगों के संरक्षण हेतु भी विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 1981 को विकलांग लोगों के वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। भारत में आज लगभग विभिन्न प्रकार के लोगों की संख्या, विकलांग लोगों की संख्या लगभग 2.3 करोड़ है। इनकी सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सरकार का एक बड़ा दायित्व है। इसके संरक्षण हेतु सन 1996 में एक पृथक कानून बनाया गया था, जिसका उद्देश्य विकलांगों को लोगों को प्राप्त आरक्षण का मूल्यांकन करना एवं विकलांगों के प्रति होने वाले अन्याय को दूर करना था। वह सन 2005 में विकलांग लोगों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाकर इसे केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया। वर्तमान में विकलांगों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव करना अथवा विभिन्न सेवाओं में अपने अधिकारों से वंचित करना अपराध की श्रेणी के अंतर्गत माना जा सकता है। अर्थात हम यहाँ विकलांगों के संरक्षण, मानव अधिकार हनन के विरुद्ध प्रयत्न किए गए हैं। इसके साथ ही हम कहें कि जहाँ एक और अल्पसंख्यकों, विकलांगों, वृद्धों आदि के साथ साथ अपराधियों का पुनर्वास संबंधी मानव अधिकार भी उन्हें प्रदान किया गया है। अपराधियों के मानव अधिकार को ध्यान में रखते हुए जेल व्यवस्था में इस तरह सुधार किया जा रहा है, जिससे कि अपराधी को सुधरने के सुअवसर प्राप्त हो सके, जिसके माध्यम से अपराधियों को अपराध करने से पूर्ण रूपेण रोका जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज मानवाधिकार हनन के विरुद्ध चलाए गए विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों पर कुछ विस्तृत चर्चाएं की है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।